वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने एवरेज इनकम, उसके ड्रॉबैक और इसके साथ साथ अदर क्राइटेरियाज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए, उसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट आज का हमारा नया टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो डाली हुई है इसके ऊपर, मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन आज मैं फिर से इसको क्लियर करूँगा। तो एक ऐसा तरीका है जिसमें न्यूट्रिशन साइंटिस्ट द्वारा एक ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जिसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो पहले क्या करते हैं, किसी पर्सन का वेट जो है केजी में लेते हैं और उसके बाद उस इंडिविजुअल की जो हाइट होती है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद इस जो वेट होता है, इस वेट को जो स्केयर होता है हाइट का, जो हम मीटर्स में लेते हैं, उससे डिवाइड करने पर जो टर्म आती है उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर ये टर्म 18.5 से कम आती है तो पर्सन जो है अंडर नॉरिश समझा जाता है, मींस वो पूरी तरह से उसको नॉरिशमेंट नहीं मिला है। अगर ये टर्म 25 से ज़्यादा आ रही है तो पर्सन जो है ओवरवेट है। तो इसका इस्तेमाल अक्सर जो है नॉरिशमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो बढ़ते बच्चे हैं उनमें इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन है मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि इसका किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट इन केजी टू स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेट लेंगे केजी में, स्क्वायर कर देंगे किसी इंडिविजुअल की हाइट का, स्क्वायर कर देंगे मीटर्स में। तो जैसे सपोज़ मान लीजिए किसी इंडिविजुअल की हाइट जो है 75 केजी है, और वेट जो है 75 केजी है और हाइट जो है इसकी 6 फीट है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 39 इंचज़, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचज़। तो 6 फीट को हम जब इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6 मीन्स 72 इंचज़। तो उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 39 इंच। तो उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 1.85, और जब इसका स्क्वायर किया तो 3.42 आया। तो जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास टर्म आई 21.92। इसका मीनिंग क्या है कि ये टर्म जो है 18.5 और 25 के बीच में आ रही है। तो पर्सन जो है फुली नॉरिश्ड है, मीन्स ना तो वो मल न्यूट्रिशन का शिकार है और ना ही ओवर न्यूट्रिशन का। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक ऐसी टर्म है जिसका इस्तेमाल जो है डेवलपमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है। मीन्स किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसकी असेसमेंट करने के लिए किया जाता है, और कंट्रीज़ की जो रैंक है, कंट्रीज़ को रैंक करने के लिए भी किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट बेसिस के ऊपर कितने रैंक के ऊपर आती है। तो इसमें हम 3 चीज़ों के साथ किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले है इनकम पर कैपिटा, सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड है लिटरेसी रेट। इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस के ऊपर हम जो है कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी इवेल्यूएशन करते हैं। तो इस तरह से ये जो एक ऐसी फिगर है जिसका इस्तेमाल जो है कंट्रीज़ को रैंक करने के लिए किया जाता है। तो बुक में भी आपके यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 177 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये एक रैंकिंग है जो कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे देश के आसपास, उनकी रैंकिंग को दिखाया गया है। और ये डाटा जो है 2012 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें श्रीलंका का जो पर कैपिटा ग्रोस एंड नेशनल इनकम है वो है $5,170 दिखाया गया है। इसके साथ साथ इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75.1 है और लिटरेसी रेट 91.2 है। और इसका HDI रैंक जो है 177 आउट ऑफ कंट्री में 92 है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। उसके बाद म्यांमार आप देख सकते हैं 149, इंडिया 136 रैंक के ऊपर आता है आउट ऑफ 177। उसके बाद पाकिस्तान 146, नेपाल जो है 157, बांग्लादेश 146। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका इस्तेमाल जो है कंट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है उसको असेस करने के लिए किया जाता है, और रैंकिंग जो है इस हिसाब से इसके कंट्रीज़ की डिसाइड की जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से
एक छोटा सा देश मीन्स भारत से एक बहुत ही छोटा सा देश साइज में, और लगभग इसकी जो इनकम पर कैपिटा है वो भी कम है, लेकिन किस तरह से ये है ये कंट्री जो है हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हालांकि नेपाल 1.6 टेबल में हमने ये भी देखा कि नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगभग आधी है, लेकिन फिर भी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल में हमसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस तरह से अगर दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिया जाए तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर सकती है। तो डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकम पर कैपिटा लेते हैं हम इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर कोई कंट्री जो है अगर अपने एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ फैसिलिटी में सुधार कर लेता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और उसका जो रैंक है वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस इस डेवलपमेंट में यूज़ किए गए रिसोर्सेज का सेंसिबल यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी देखना होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ ना हो, मीन्स हम इसको जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रख सकें। लेकिन अभी जो प्रोसेस जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम इसको सस्टेनेबल कह सकें। इसीलिए रिसोर्सेज को बचा कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बात करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। हालांकि ग्राउंड वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे देश में लगभग 300 ज़िले ऐसे हैं जिनमें पानी का लेवल जो है 4 मीटर से नीचे चला गया है पिछले 20 सालों से, और लगभग 1/3 पार्ट जो है कंट्री का वो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहा है। अगले 25 सालों तक 60% जो देश का हिस्सा है वो इसी तरह से इसको यूज़ करता रहेगा। और ये जो ग्राउंड वाटर ओवर यूज़ है ये ज़्यादातर पंजाब और वेस्टर्न यूपी के इलाके जैसे, और इसके साथ साथ साउथ सेंट्रल और साउथ इंडिया के सेंट्रल प्लेट्यू और कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ शहरों में इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको कंटिन्यूसली नेचर के द्वारा रिप्लेनिश कर लिया जाता है, लेकिन इसका भी ओवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर हम जितना बारिश का पानी इसको रिप्लेनिश करता है अगर हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका ओवर यूज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ दूसरे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उनका ज़्यादा यूज़ भी कुछ सालों तक जो है अगर कंटिन्यूसली चलता रहा तो ये सोर्सेज भी रिकवर नहीं किए जा सकते। जैसा कि आप साइंस में पढ़ते हैं कि अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम अंधाधुंध यूज़ करते रहे तो एक दिन ये कम्प्लीटली हमारी जो अर्थ है उससे वैनिश हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अदर रिसोर्सेज के ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा ताकि इनके ऊपर जो भार है वो कम हो सके। तो इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितना मिलियन रिज़र्व मौजूद है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितना है और वर्ल्ड में टोटल कितना है। तो इस बेस के कंपैरिजन के ऊपर हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहे तो अगले 50 वर्षों तक जो है इसमें बहुत ज़्यादा भारी कमी देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से पूरा कॉन्फ्लिक्ट देशों के बीच में राइज हो सकता है जिनमें इन रिसोर्सेज की कमी है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो किसी एक देश के ऊपर तक सीमित नहीं है। अगर हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों को ऐसे ही यूज़ करते रहे तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारी जो साथ वाले जो इलाके हैं उनमें भी देखने को मिलता है, जैसे साथ वाली जो कंट्रीज़ है। इसलिए हमें इन ऐसे सोल्यूशन के ऊपर पहुंचना होगा जहां पे वर्ल्ड साइंटिस्ट, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उनको सामने आना होगा ताकि इनके ऊपर जो है एक सहमति बन सके और इनके सेंसिबल यूज़ के ऊपर जोर दिया जा सके ताकि इन फ्यूचर जो है इन रिसोर्सेज को बचाया जा सके और डेवलपमेंट भी होती रहे। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।